13 लोग हुए हैं, 5 मिनट वेट कर लें हम लोग। कर लीजिए। इंडियन टाइम है ना, यहाँ सबको सब वही सोचते हैं 5 मिनट 10 मिनट। हालांकि आज धूप अच्छी ग्रुप है। कैप्टन साहब हमारे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, ये बहुत रेगुलरली जुड़ रहे हैं और अच्छा लगता है इनको वहां से दिल्ली से जुड़ते हुए देख करके। महेश्वरी जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे जूम से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमने कहा नहीं, मीटिंग तो उसी पे हो रही है। ये हुवाई मीडिया के थ्रू पता नहीं कौन जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपना नाम नहीं डाला है। इनका पवन जी हैं ये। नहीं, हुवाई मीडिया से भी कोई जुड़ा हुआ है, हुवाई के फोन से। नमस्कार उप कैप्टन साहब, गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर गुड मॉर्निंग। दिल्ली में भी ठंडक कम हो गई आपकी? नॉर्मल चल रहा है, मतलब इस टाइम में जो होना चाहिए हाँ नॉर्मल है। ठीक। बाकी राजनीतिक सरगर्मी तो है ही है आपके यहाँ बहुत ज्यादा। वो भी हम लोग न्यूज से पता लगता है, अदरवाइज तो खैर इतना हंगामा हो रहा है ना बॉर्डर्स पे। इनसाइड सिटी काम है, इनसाइड। हाँ। कील कांटे टैंक पत्थर सब चल रहे हैं। हाँ 26 जनवरी को कुछ ज्यादा ही हो गया था। माइक जो बना उस पे टच कर दो। मैंने छवि जी से भी कहा था जुड़ने के लिए, मेदांता से, क्योंकि न्यूट्रिशन का टॉपिक था कि जरा एक बार वो भी जुड़ें। पटना से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जुड़ जाएंगी, हमारी जो डाइटिशियन एक बार आई थी। सुमित्रा जी को कि आप भी जुड़िए। चैट में क्या पड़ा? आप लोगों को याद होगा कि पिछले एक हमारे डाइट वाले एपिसोड में हमारे नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी जुड़े थे और उनका एक प्रश्न था शहद के ऊपर। उन्होंने कहा कि इधर कोरोना से पीड़ित होने के बाद मैंने काफी कुछ पढ़ा और शहद के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने इकट्ठा की और मुझे जो चीजें नहीं मालूम थी वो मालूम पड़ी। और उन्होंने टिप्पणी चाही थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, जब इसका मैं विधिवत अध्ययन कर लूंगा और इस स्थिति में रहूंगा कि मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊं, तभी टिप्पणी करूंगा। उसके बाद मैंने शहद के बारे में, गुड़ को भी लेकर के बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, उसके बारे में, कुछ मिश्री के बारे में, इन सब चीजों के बारे में मैंने काफी कुछ सर्च किया, ढूंढा, पढ़ा और फिर मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रख सकता हूं जिसका कुछ वैज्ञानिक आधार होगा, जिसका कुछ तथ्य होगा। तो मैंने अपने विधायक जी से भी कहा था कि चूंकि आपके अनुरोध पर ये टॉपिक मैंने लिया है तो आप भी जुड़े। उन्होंने कहा तो है कि मैंने देख लिया है और मैं कोशिश करूंगा, मेरे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जुड़ूं। देखिए वो जुड़ते हैं कि नहीं, व्यस्त व्यक्ति हैं, उनके पास तमाम काम रहते हैं। तो उस समय तो कोरोना से समझता हूँ कि हम लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग अपनी बात को शुरू करें। जी हाँ, मैं अपनी स्लाइड्स को शेयर करता हूँ आप लोगों से। कहाँ से जाएगा ये? स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, अब मैं चला जाऊं। अब मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा, आ गया। हाँ, तो पहले हम शहद के बारे में बात करेंगे और विगत
साल भर में जब से कोरोना का प्रकोप हुआ तब से कुछ शब्द जो लोगों की जुबान पे चढ़ गए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, इम्यूनिटी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब दिनचर्या में दैनिक रूप से हमारे समावेश कर गए हैं। उसमें से एक इम्यूनिटी ऐसा शब्द है जिसको हर प्रकार के पदार्थ को बेचने वाले लोगों ने आपदा में अवसर के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। टूथपेस्ट भी अब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करने लगा, साबुन भी करने लगा, तेल भी करने लगा, आटा भी करने लगा, शहद भी करने लगा। हर वो चीज जो बेची जा सकती है वो इम्यून बूस्टर हो गया। तो इस इम्यून बूस्टिंग को लेकर के कि आपका अगर और एक इम्यूनिटी, इम्यून बूस्टर और इम्यूनिटी, कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको अगर इन्फेक्शन हुआ भी, कोरोना का संक्रमण हुआ भी, तो आप प्रभावित नहीं होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी संदर्भ में शहद का भी अब जो आप प्रचार देखेंगे तो उसको भी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है, खास करके मधुमेहियों के लिए। मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, एक सामान्य जन के लिए शहद की क्या उपयोगिता है और एक व्यक्ति जिसको कि मधुमेह है उसे शहद के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए और उसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों संदर्भों में मैं बात करूंगा। लेकिन शहद के न्यूट्रिशनल वैल्यू विशेष पर जाने से पहले कुछ बड़े रोचक तथ्य मैं शहद के बारे में बताना चाहूंगा कि शहद बनता कैसे है। तो ये तथ्य अमूमन लोगों को ज्ञात नहीं होते और बड़े ही रोचक तथ्य हैं। ये हम सब जानते हैं कि शहद मधुमक्खी बनाती है, वो मक्खी जो मधु बनाती है वो मधुमक्खी होती है। और पहला रोचक तथ्य तो ये है कि लगभग 300 मधुमक्खियां लगभग 3 हफ्ते तक अगर लगातार कार्य करें तो लगभग 450 ग्राम शहद का निर्माण होता है। और एक मधुमक्खी के छत्ते में औसतन 40,000 मधुमक्खियां रहती हैं। 8 मधुमक्खियां मिलकर अपने जीवन काल में 1 चम्मच शहद बनाती हैं। ये सब बड़े रोचक तथ्य हैं। शहद बनने की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है? शहद बनने की प्रक्रिया शुरू होती है पराग के एकत्रीकरण के साथ। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, अभी हम आगे आपको बताऊंगा मैं कि कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, उनके क्या क्या कार्य निर्धारित हैं और उसको कैसे निष्पादित करती हैं। तो जो श्रमिक मधुमक्खी है, सबसे अधिक काम करने वाली मधुमक्खी यही है, उसका नाम ही है श्रमिक मधुमक्खी, द वर्कर बी। इसका काम, ये जो आप फूलों पे देखते हैं जिन मधुमक्खियों को मंडराते हुए, वो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। उनका काम है कि वो छत्ते से आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कभी कभी 2-2.5 किलोमीटर तक के दायरे में उड़कर जाती हैं। वहां जो भी फूल उपलब्ध होता है उस पर बैठती हैं और उसके रस को, जिसे हम पुष्प रस कहते हैं, अंग्रेजी में नेक्टर बोलते हैं या उसको मकरंद भी कहते हैं, उसको अपने प्रोबोसिस से, अपने सूंड से खींच करके, सक करके अपने मुख के अंदर एक थैली होती है, वहां इकट्ठा करती जाती है। उस थैली में एक वाल्व लगा होता है और अगर उनको खुद के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी दिन भर उड़ रही हैं, तो उन्हें भी ऊर्जा चाहिए, तो वो उसी पुष्प रस से ऊर्जा लेती हैं। तो वो वाल्व खुल जाता है और वो पुष्प रस थोड़ा बहुत उनके आंतों में चला जाता है, जहां वो पच करके उनको ऊर्जा देता है। बाकी वो उसी थैली में इकट्ठा होता रहता है और एक मधुमक्खी अपने वजन का 2 गुना तक पुष्प रस इकट्ठा करके लेकर के उड़ सकती है। तो ये जो पुष्प रस इकट्ठा होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो जल की मात्रा है, वाटर कंटेंट, वो 80 से 95% होता है। और सुक्रोज यानी कि चीनी, जो हम सफेद चीनी खाते हैं, ये 100% सुक्रोज होता है। ये सिर्फ सुक्रोज और सुक्रोज ही होता है। लेकिन इस पुष्प रस में सिर्फ 5 से 20% सुक्रोज होता है, बाकी 80 से 95% तक इसके अंदर जल होता है। ये मधुमक्खी के मुख में चला गया, उस थैली में चला गया। अब उस थैली में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इन्वर्टेज।
ये एंजाइम जैसे ही वो पुष्परस उसके थैली में आया, उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। ये एक पाचक एंजाइम होता है और उस सुक्रोज को ये पचाना शुरू कर देता है। जैसे जब हम चीनी खाते हैं तो ये सुक्रोज जब हमारी आंतों में जाता है तो वहां अमाइलेज एंजाइम द्वारा ये तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है। सुक्रोज दो तरह के शर्करा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। तो सुक्रोज डाइसैकराइड है, इसमें दो तरह के शर्करा का अणु होता है, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो यही सुक्रोज मधुमक्खी के मुख के अंदर टूट करके सुक्रोज और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो छत्ते में लौट के आती है। वहां आने के बाद वो इस रस को श्रमिक मधुमक्खी, जो मधुमक्खियां श्रमिक छत्ते के अंदर अभी छत्ते का काम कर रही हैं, उनके मुख में उड़ेल देती हैं। फिर वो मधुमक्खी थोड़ी देर तक इस शहद को, इस रस को अपने अंदर रखती है, उसका कुछ पानी सोख लेती है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उसे फिर वो अगले श्रमिक मधुमक्खी के मुख में उड़ेल देती है। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है जब तक कि वो पुष्परस इतना गाढ़ा हो जाता है जितना कि मधुमक्खियां चाहती हैं। जब वो वहां तक गाढ़ा हो जाता है तो उसे फिर वो इस छत्ते के सेल्स में या कोष्ठक में उड़ेल करके उसे मोम से सील कर देती है। अब आप पूछेंगे ये शहद बनाती क्यों है? क्या मनुष्य के लिए बनाती हैं? नहीं, ये शहद अपने लिए बनाती हैं। शहद इनका खुराक है। उसमें जब रानी मधुमक्खी अंडे देगी और जब नए मधुमक्खी के लार्वा उसमें पनपेंगे, उनको जो खुराक चाहिए उसके लिए ये शहद बनता है। प्लस जाड़े में जब मधुमक्खियां शहद इकट्ठा नहीं करती एक्सट्रीम ठंड में, तो ये इसी शहद को खा करके अपना गुजारा करती हैं। तो ये बेसिकली वो अपने लिए बनाती हैं, लेकिन जितना वो अपने लिए बनाती हैं उससे कहीं ज्यादा वो बनाती हैं, जिसका कि उपयोग हम कर लेते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए। फिर आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मधुमक्खियां लगातार भिनभिनाती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। तो अनावश्यक नहीं भिनभिनाती हैं। उनके उड़ने का मेन कारण ये होता है कि वो अपने पंखों से छत्ते के चारों तरफ हवा करती हैं, पंखा झलती हैं। उसका पर्पस ये होता है कि वो जो रस इकट्ठा किया उन्होंने कोष्ठक में, वो और गाढ़ा हो जाए, पानी उसमें से और उड़ जाए और वो गाढ़ा होकर के जो शहद हम खाते हैं उस कंसिस्टेंसी पे आ जाए। ये उनका मेन काम होता है। अब हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसकी की आयु 2 से 4 वर्ष होती है और इसका मुख्य कार्य एक ही होता है, वक्त आने पर नर मधुमक्खी के साथ निषेचन करके, समागम करके अंडे देना और अगली पीढ़ी को तैयार करना। इसका सिर्फ एक ही काम है और इसका कोई काम नहीं है। अब जब ये दूसरे ये ड्रोन मक्खी होते हैं, ये नर मक्खी हैं। ये मादा मधुमक्खी या नरानी मधुमक्खी जब समागम करके लौटती है और अंडे देती है, तो उसमें से बहुत से अंडे ऐसे भी होते हैं जिसका निषेचन नहीं हुआ होता, जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। उन अनफर्टिलाइज्ड एग से ये नर मधुमक्खी पैदा होते हैं और इनका सिर्फ एक ही काम होता है, वक्त आने पर जब मादा मधुमक्खी छत्ता छोड़ के उड़ती है समागम के लिए, उनका पीछा करना, उनके साथ समागम करना और उसके बाद मर जाना। जो मधुमक्खी नर मधुमक्खी समागम कर लेते हैं वो वहीं मर जाते हैं। जो लौट कर आते हैं छत्ते तक समागम न करके आने के बाद, उन्हें वहां की जो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं छत्ते से खदेड़ देती हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, और वो मधुमक्खियां, नर मधुमक्खियां 2-4 दिन के अंदर मर जाती हैं। उनका कार्य वहां समाप्त हो जाता है। चूंकि इन्हें और कोई कार्य नहीं है, ये न रस लेने जाते हैं न शहद बनाते हैं, तो ये बस एक जगह पड़े रहते हैं छत्ते में। इनको खाना भी जो श्रमिक मधुमक्खी है वो खिलाती है। इनके डंक नहीं होते और इनके शरीर से वैक्स या मोम भी नहीं निकलता। जो वैक्स या मोम जिससे छत्ता बनता है वो श्रमिक मधुमक्खी के उदर से, उसके एब्डोमेन से रिश्ता है और उससे फिर वो श्रमिक मधुमक्खी छत्ता बनाती है और उसमें फिर रस इकट्ठा करती है। अब आइए आप वर्कर, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है छत्ते में
और सारा काम इन्हीं का होता है। रस इकट्ठा करना, उसको शहद बनाना, छत्ते को बनाना, नर मधुमक्खी को खाना खिलाना। जब अंडे 2 से 3 दिन में निषेचित हो जाते हैं, उसमें से लार्वा निकल आता है, तो उनको फिर यही जो शहद इकट्ठा किया गया उसको खिलाना। और उसमें भी बड़ा रोचक तथ्य यह है कि कुछ जो लार्वा होते हैं उनको एक विशेष प्रकार का रस जो ये श्रमिक मधुमक्खियां अपने मुख में बनाती हैं उसको खिलाती हैं। और जिनको और 2 से 3 दिन तक तो ये सबको खिलाती हैं। उसके बाद कुछ लार्वा जिनको की रानी मधुमक्खी में परिवर्तित करना होता है, जिसे हम रॉयल जेली कहते हैं, उस पदार्थ का भोजन कुछ सिलेक्टेड लार्वा को खिलाती हैं। और जिनको ये रॉयल जेली खिलाया जाता है वही मधुमक्खियां लार्वा आगे चल करके रानी मधुमक्खी बनती हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद सिर्फ कुछ ही लार्वा को ये रॉयल जेली श्रमिक मधुमक्खियां खिलाती हैं। अब अगर एक छत्ते में एक से ज्यादा रानी मधुमक्खी बन के निकली तो जो सबसे पहले निकलती है वो ढूंढ करके बाकी रानी मधुमक्खियों को मार देती है, क्योंकि एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी रहेगी। 2 से 4 साल के बाद वो रानी मधुमक्खी मर जाती है, एक नई रानी मधुमक्खी फिर उत्पन्न होती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। श्रमिक मधुमक्खी एक छत्ते में 20,000 से 80,000 तक रह सकते हैं। और मैंने जैसे बताया सारा काम इन्हीं का है। इनकी आयु गर्मियों को दिन में 15 से 38 दिन और जाड़े में 150 से 200 दिन तक होती है। समय आने पे ये मधुमक्खियां अपने छत्ते को छोड़ करके जब उनको लगता है कि अब इसमें पॉपुलेशन बढ़ गया है और इसमें उतने कोष्ठक नहीं है और उतने जगह नहीं जिसमें कि सब लोग रह सकें, तो रानी मधुमक्खी अपने कुछ साथियों को लेकर के छत्ता छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है नेचर में, और वहां जाकर के नए छत्ते का निर्माण होता है और फिर यही प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब 1 किलो शहद बनाने में कितने मधुमक्खियों का और कितने फूलों का योगदान होता है, ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि जिस 1 किलो शहद को हम समझते हैं कि अरे क्या 1 किलो शहद ही तो है, लेकिन उसके बनने के पीछे कितना श्रम लगा है ये आप देख के चौंक जाएंगे। 2,500 औसतन मधुमक्खियां 1 किलो शहद बनाने में अपना योगदान देती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां, और लगभग 15 लाख फूल का रस, पराग रस, नेक्टर, इसका योगदान होता है। 15 लाख फूल, 2,500 मधुमक्खियां, तो आप सोचें कितना कीमती है ये। आदिकाल से शहद का उपयोग लगभग हर सभ्यता में बताया गया है, हर सभ्यता में किया जाता रहा है। और जब तक ये बी कल्चर, मधुमक्खियों के पालन, डोमेस्टिकेटेड मधुमक्खियों के पालन का चलन नहीं था, तो वाइल्ड रूप से, नैसर्गिक रूप से जंगलों में जो या पेड़ों पर जो नेचुरल जंगली मधुमक्खियां होती हैं उनके जो छत्ते बनते हैं उसको तोड़ करके उसमें से शहद निकाल करके उपयोग में लाया जाता रहा। लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या है कि जब आप छत्ता तोड़ लेते हैं तो मधुमक्खियों को नए सिरे से पूरे छत्ते का निर्माण करना होता है। अब आप देख लें कि एक छत्ते के निर्माण में उनको कितना श्रम लगाना पड़ेगा। यदि उनको वो छत्ता बनाया मिल जाए, बार बार उसको न बनाना पड़े, तो उन्हें सिर्फ साफ सफाई करके थोड़ा रिपेयर करके वो फिर से उसमें शहद इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, तो आपके शहद का यील्ड बढ़ जाता है। इन चीजों को देखते हुए नीचे वाले हिस्से में जो आप देख रहे हैं ये शहद को कल्चर करने का आधुनिक तरीका है, जिसमें लकड़ी के फ्रेम होते हैं, उनमें मधुमक्खियां एक बार अपना छत्ता बना लेती हैं तो उसके बाद उन्हें बार बार छत्ता नहीं बनाना पड़ता। ये एक बॉक्स होता है जिसमें इस तरह के लगे रहते हैं ट्रेज। बस समय आने पर जब लगता है कि इसमें शहद इकट्ठा हो गया है, उसको बाहर निकाला जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल करके उसको चलाया जाता है, ये नाचता है तेजी से और इसके अंदर का जो शहद है वो छन करके बाहर आ जाता है और इसे फिर इस फ्रेम को वापस उसी जगह पे लगा दिया जाता है। अब मधुमक्खी का काम सिर्फ ये है कि इसमें जो थोड़ा बहुत टूट फूट हुआ है उसको रिपेयर करे और पुनः इसमें शहद इकट्ठा करे। तो शहद की खेती इस तरीके से की जाती है। और ये जो बॉक्स होता है इसको कहीं भी ले जाकर के रखा जा सकता है, जहां भी फूल हो रहा हो खेतों में वहां इसको ले जाकर रख देते हैं ताकि मधुमक्खियों को बहुत दूर तक न जाना पड़े, आसपास से ही वो शहद नेक्टर इकट्ठा करके ले आए
और शहद का निर्माण करें। इस तकनीकी का जो इजाद है वो 19वीं शताब्दी में अमेरिकन बंधु लोरेंजो लोराने लैंग्सवर्थ ने किया था और इस समय यह पूरे विश्व में सबसे आधुनिक पॉपुलर तरीका है शहद को बनाने का। तो इस समय जो आपको कमर्शियल शहद मिलता है वो जंगलों से नहीं आता, नेचुरल जो छत्ते हैं उनसे तोड़ करके नहीं आता, वो इसी तरह से जो आप देख रहे हैं वहां से आता है। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। हेलो, हम अभी एक क्लास ले रहे हैं विजय जो है, हम क्लिनिक में मिलेंगे आपसे, क्लिनिक जाएंगे। अभी हम एक क्लास ले रहे हैं, अभी हम कहीं बिजी हैं। अब उसके बाद मैं ये कुछ चम्मच के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आगे हम शहद के न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पर इन चम्मच की भी जरूरत पड़ेगी, या दैनिक जीवन में आप चम्मच से ही चीजों का मापन करते हैं। तो हम सबसे अधिक जो प्रयोग करते हैं वो हमारे टी स्पून, चाय का चम्मच। इसमें अगर हम तरल पदार्थ लें तो लगभग 5 ml इसमें तरल पदार्थ आता है, और अगर हम चीनी की बात करें 5 ml इसमें शहद आ जाएगा, और चीनी की बात करें तो लगभग 4 ग्राम दानेदार चीनी इसके अंदर आप ले सकते हैं, अगर ऊपर से इसको पूरा भरने के बाद बराबर कर दें तो, ऐसे उठा ना रहे। इसका 3 गुना बड़ा होता है टेबल स्पून। इसमें आप 15 ml कोई लिक्विड या 12 ग्राम चीनी इकट्ठा कर सकते हैं, और टी स्पून का जस्ट आधा, उससे छोटा एक चम्मच आता है जो अमूमन आप रेस्टोरेंट्स में वगैरह में देखेंगे जहाँ छोटे चाय के कप होते हैं, वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम कहते हैं डेमी तासे स्पून। तासे का मतलब होता है कप और डेमी मतलब आधा। तो रेगुलर कप से आधे साइज का कप, उसका चम्मच डेमी तासे स्पून। ये इसमें 2.5 ml लिक्विड आएगा या 2 ग्राम चीनी आ जाएगी। अब हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आते हैं। इसको आप गौर से देखिएगा, तभी आप चीनी के साथ इसकी क्या तुलना है उसको आप समझ पाएंगे, और इसके क्या गुण चीनी से अलग हैं। जो एवरेज कंपोजिशन शहद का होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुष्प रस में तो मुख्य रूप से सुक्रोज होता है, थोड़ा बहुत माल्टोज भी होता है। इस सुक्रोज को मधुमक्खी अपने लार के द्वारा इन्वर्टेज एंजाइम के माध्यम से तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देती है, और शहद जब बन जाता है तो इसमें फ्रक्टोज 38%, ग्लूकोज 31%, पानी मात्र 17% रह जाता है। जो बढ़िया शहद होगा उसमें 17.5% से अधिक जल नहीं होगा, जबकि जो पुष्प रस था उसमें लगभग 85 से 95% तक जल था। तो ये जल सूख जाता है धीरे धीरे शहद बनने की प्रक्रिया में, और जल की मात्रा मात्र 17%, 17.5% रह जाती है। बाकी आप देख रहे हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज है। तो आप जो चीनी खाते हैं उसमें भी सुक्रोज है, वो टूट करके अंततः फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि शहद एक तरह से एक स्टेप आगे पचा हुआ चीनी है। ऐसे आप जा रहा था, आप जुड़ते, आज आप शहद पर बात कर रहे थे हम लोग। एक मिनट, मैं जरा एक लिंक भेज दूं सज्जन को, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो और इसमें फिर कुछ अन्य कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी मात्रा में सुक्रोज रह जाता है, कुछ मिनरल्स, खनिज, विटामिन और एंजाइम्स जो कि मधुमक्खी के लार से आता है। इसमें थियामिन, राइबोफ्लेविन, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड,
विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सारी चीजें इसमें ट्रेस अमाउंट में होती हैं, जो कि चीनी में नहीं होती। चीनी शुद्ध और शुद्ध सुक्रोज होता है, उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, ना कोई एंजाइम होता है, ना कोई विटामिन होता है, ना कोई खनिज होता है। तो चीनी और शहद में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि शहद में आपको ये सब सारी चीजें मिलती हैं जो कि चीनी में नहीं मिलती। लेकिन ऊर्जा देने के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग 65% के आसपास जो है आपको चीनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में। चीनी में जहां 1 टेबल स्पून यानी कि 12 ग्राम में लगभग 49 या 48 या 49 कैलोरी होता है, 1 ग्राम चीनी से लगभग हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 12 ग्राम से 12 चौक 48। लेकिन वहीं शहद से अगर आप 1 टेबल स्पून शहद लेंगे, 15 ml शहद लेंगे, तो ऊर्जा मिलेगी 64 कैलोरी। तो ये ऊर्जा चीनी से ज्यादा दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये चीनी से ज्यादा मीठा होता है तो अमूमन इसकी मात्रा चीनी से कम प्रयोग करनी पड़ती है। लेकिन ऊर्जा के मामले में कहीं इसमें कोई कमी नहीं है, ये लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है जितनी की चीनी देती है। The proportions of glucose and fructose in honey and sugar are different. शुगर में तो सिर्फ सुक्रोज है, लेकिन इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज है। शुगर 50% फ्रक्टोज 50% ग्लूकोज होता है, वो भी पचने के बाद। पचने के पहले वो सिर्फ सुक्रोज रहता है। और शहद में 40% फ्रुक्टोज, जैसे मैंने बताया, लगभग 30% ग्लूकोज होता है, और बाकी उसमें पानी होता है लगभग 17%। इसके अंदर कुछ पराग या पॉलन, पराग कण, ये भी मौजूद रहते हैं। मधुमक्खी अपने साथ पुष्परस के साथ साथ कुछ पराग कण भी लेकर के आ जाती है, और जब वो शहद बनाती है तो उसमें पराग कण उपस्थित रहते हैं, और कुछ हिस्सा उसका वो केक जैसा बना देती है छत्ते के अंदर, जिससे पॉलन केक कहते हैं, और इसे वो नवजात जो बच्चे निकल के आते हैं मधुमक्खियों के, उनको खिलाती है। बाकी इसमें मैंने बताया कि मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीजें और विटामिन अलग से होते हैं जो कि चीनी में नहीं होते। तो न्यूट्रिशनल गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये चीनी से ऊपर बैठता है, उससे बेहतर है। लेकिन ऊर्जा देने के दृष्टिकोण से, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के दृष्टिकोण से कोई बहुत अंतर नहीं है। ये दिमाग में रखने लायक बात है। अब शहद के बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, शुगर की प्रोसेसिंग कम की गई है। मतलब प्रोसेसिंग से मतलब, प्रोसेसिंग एक हिसाब से आप देखें तो सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो बदल दिया गया, तो प्रोसेसिंग तो हुई है। लेकिन जो चीनी बनाने में प्रोसेसिंग होती है कि सब कुछ निकाल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज रहने देते हैं, ना उसमें कोई फाइबर होता है, ना विटामिन होता है, ना मिनरल होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ छान के हटा देते हैं, सिर्फ सुक्रोज को अलग कर लेते हैं। वो काम शहद में नहीं होता। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं और पॉलन होते हैं। इसके उपयोग क्या है? खांसी, खास करके अगर गले में खराश है, किसी इन्फेक्शन, संक्रमण की वजह से खांसी है, तो संक्रमण को तो नहीं ठीक करेगा, लेकिन गले में यदि आपके खराश है, गला खराब है, तो उसकी वजह से ठंड लग गई है, तो आप इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में और कई जगह, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग खांसी में बताया गया है। कफ सिरप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको पिपली के साथ, काली मिर्च के साथ, अदरक के रस के साथ, एक मार्केट में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आता है स्थितोपलाद चूर्ण, बचपन में हमारे पिताजी ने इसको बहुत खिलाया है, जाड़े के टाइम में जब खांसी आती थी। इस स्थितोपलाद चूर्ण में वही पीपली, काली मिर्च, इन सब चीजों का सम्मिश्रण होता है, पाउडर होता है। इसको शहद में मिला करके चटाया जाता है, इससे गले में सूदिंग इफेक्ट आता है और खांसी, इरिटेशन थ्रोट की कम हो जाती है, खांसी कम हो जाता है। एलर्जी रिलीफ, देखा गया है कि शहद के सेवन से जिनको एलर्जिक एजमा या एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से पानी आना, छींक आना, सांस फूलना, इनकी समस्या होती है, उसमें भी राहत मिलती है।
एक स्टडी 2011 में पब्लिश की गई, जहाँ ये विदेश की स्टडी है, क्योंकि ये बिर्च पौधा, ये बड़ा पेड़ होता है, नीम जैसा बड़ा पेड़ होता है, ये बिर्च का पौधा हमारे भारत में नहीं होता। तो जिनको बिर्च के पॉलन से, बिर्च के परागकण से एलर्जी थी, उनको जब ये शहद खिलाया गया तो उनमें 60% तक लक्षणों में कमी देखी गई और 70% जो सीवियर सिम्टम्स थे उनमें कमी आई। लेकिन इसमें कैच पॉइंट क्या है कि जो शहद है वो लोकल होना चाहिए। आप गोरखपुर में रहते हैं, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आपको जो एलर्जी है, गोरखपुर में जो फूलों के पौधे हैं या जो अन्य पौधे हैं जिनके परागकण वातावरण में विचरण करते रहते हैं, जब उनमें फूल आता है और उन परागकणों से आपको एलर्जी है, तो आपको शहद भी वही चाहिए जिनमें जिस परागकण से आपको एलर्जी है उसके परागकण हों। तो कई बार ये लोग कहते हैं कि साहब मैं गोरखपुर में जब तक था तो मेरी एलर्जी नहीं ठीक हो रही थी, मैं नौकरी करने बेंगलोर चला गया, वहां मेरी सारी समस्या खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि स्थान परिवर्तन हो गया, तो जिन परागकण से उसको एलर्जी थी वो परागकण उसको बेंगलोर में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो पौधे नहीं है। तो उसी प्रकार से जब तक उन पौधों के परागकण से बना हुआ या शहद का सेवन नहीं होगा, तब तक एलर्जी में रिलीफ नहीं होगा। अब जो कमर्शियल हनी हमको उपलब्ध है, ये आप हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहां से इकट्ठा किया जा रहा है, कहां उसके उसको खेती कहें या क्या कहें, उत्पादन कहें, किया जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। तो आपके पास हैदराबाद के फूलों से बना हुआ शहद आ रहा है कि बेंगलोर से आ रहा है कि चेन्नई से आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, आप नहीं जानते, या सब जगह का मिला करके एक जगह बना दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शहद का सेवन चाहते हैं तो आपको लोकल शहद चाहिए। ये इसमें एक कैच पॉइंट है। शहद एक रॉ फूड है या अनप्रोसेस्ड फूड है, जो मधुमक्खी ने बनाया, आपने उसको निकाल लिया और उसका आप प्रयोग करेंगे। तो 12 महीने से नीचे के शिशु को, यानी कि नियोनेट्स को, इसका उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शहद में कई बार एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये पाया जाता है। और ये शहद को पॉस्चराइज करने के बाद, जैसे मिल्क का पॉस्चराइजेशन करते हैं हम, दूध का पाश्चरीकृत दूध हम पीते हैं जिससे उसमें पैदा जो जीवाणु वो मर जाए, तो अगर पॉस्चराइजेशन भी करते हैं शहद का, तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स हैं ये नहीं मरते। तो ये अगर 12 साल से नीचे के शिशु में थोड़ा बहुत भी चला जाए तो घातक हो सकता है। इसलिए 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों में इसका उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। अब शहद को स्टोर कैसे करें? इसको हमेशा कांच के बर्तन में स्टोर करना चाहिए, मेटेलिक बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ये रिएक्ट करता है। टाइट कंटेनर होना चाहिए, हवा के संपर्क में इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हवा के संपर्क में आएगा तो ये हवा से मॉइस्चर को सोखेगा और धीरे धीरे इसमें जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो फिर ये सड़ने लगेगा, इसमें फफूंद वगैरह उग जाएंगे। नॉर्मल अगर आप सामान्य यूज में ले रहे हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आपका शहद खत्म हो जाएगा जो आप लाए हैं। तो इसे किसी भी कबर्ड में धूप से, और जहां बहुत ज्यादा नमी ना हो, ऐसे किसी कबर्ड में आप रूम टेम्परेचर पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको स्टोर करें। गर्मी है तो किसी ठंडी जगह पे स्टोर करें। लंबे समय तक आप प्रयोग करना चाहते हैं शहद को या स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 4 साल से ऊपर, सैकड़ों साल तक शहद स्टोर पाया गया है बहुत से कब्रों में, खास करके इजिप्ट के पिरामिड्स में शहद जो कि खराब नहीं हुआ सदियों तक। तो उन्हें आपको रेफ्रिजरेटर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर स्टोर करना होता है, जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। और आइडियली जो मॉइस्चर कंटेंट है शहद का स्टोर करते समय 17.5 या 17.8% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। उससे ऊपर होगा तो ये शहद खराब होने लगेगा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। 20% से अधिक जहां हुआ तो ये फर्मेंट करने लगेगा, इसमें ईस्ट और फंगस ग्रो करने लगेंगे।
इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में नमी से दूर रखना होता है। शेल्फ लाइफ शहद की, जैसे मैंने कहा कि ये सदियों तक भी रखा जा सकता है, बशर्ते कि आपने कैसे स्टोर किया है, ये इस पर निर्भर करेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 महीने तक, यानी गर्मी के दिनों में जब हमारा यहाँ का तापमान 35, 37, 38, 40 तक पहुंच जाता है, तो आप जो शहद ताजा लाते हैं उसको आप 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें, उसके बाद ये खराब होने लगता है। 30 डिग्री पर 6 महीने तक, जाड़े के टाइम में आप 3-4 महीने 5 महीने तक शहद रख सकते हैं। 20 डिग्री पर 4 साल तक और 10 डिग्री पर 35 साल तक। इस तरह के शहद आपने अक्सर देखे होंगे, आपके घर में भी शहद रखे रखे इस तरह का हो गया होगा। और जब ऐसा शहद लोगों के निगाह में आता है तो पहला मन में जो शंका आता है, और कई बार आप YouTube पे भी चले जाएं तो लोग इस तरह के शहद को शेयर करते समय कहते हैं कि मैंने फलानी कंपनी का शहद खरीदा और रखने के बाद वो इस तरह से जम गया और इसके अंदर चीनी निकला, ये नकली शहद था, इसमें चीनी डाल करके, चीनी मिला करके बेचा जा रहा है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई चीनी नहीं डाली गई है। इसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी। जो शहद है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, उसमें छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं। शहद में है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही चीनी है। आप जो सफेद चीनी लाते हैं वो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज का युग्म है, सुक्रोज। तो ये भी चीनी रखे रखे दानेदार होने लगता है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये कितनी तेजी से शहद क्रिस्टलाइज हो जाएगा ये कई चीजों पर निर्भर करेगा। उसका वाटर कंटेंट कितना है, अगर 17.5% से भी बहुत ज्यादा नीचे है तो यानी ज्यादा गाढ़ा है तो जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ग्लूकोज कंटेंट ज्यादा है, जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। उसके अंदर पहले से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं। जिन शहद में पॉलन ग्रेन्स अधिक होंगे वो क्रिस्टलाइज जल्दी होगा। टेम्परेचर 14 डिग्री के आसपास अगर रहेगा तो क्रिस्टलाइज जल्दी हो जाएगा। 28 डिग्री से ऊपर और 5 डिग्री से नीचे जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, लेकिन 14 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। तो ये निर्भर करता है कि आपका शहद किस तापमान पे स्टोर किया गया, उस शहद में पॉलन की मात्रा कितनी है, नेचुरली उसमें वाटर कंटेंट कितना है, और आप उसको कितना बार बार चलाते हैं। इन सब चीजों से उसके क्रिस्टलाइजेशन पे असर पड़ेगा। तो अगर आपके शहद में क्रिस्टल्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी मिलाया गया है और वो नकली शहद है, या चीनी डाल करके उसको एसेंस डाल के शहद बना दिया गया है। तो अब हम आते हैं गुड़ पर। गुड़ पूरे विश्व में बनाने की प्रक्रिया होती है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में ये गुड़ है, इसको अंग्रेजी में हम जैगरी बोलते हैं। कोलंबिया में पनेला बोलते हैं, मैक्सिको में पिलोन किलो बोलते हैं, तापा दुल्चे कोस्टा रिका में, दुल्चे मतलब मीठा, स्वीट मीट, मिठाई, तापा दुल्चे। नमतन तनोदे थाईलैंड में, गुला मलेका मलेशिया में, और कोकुतो जापान में। तो ये शहद, ये गुड़ सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बनता, ये विदेशों में, अन्य देशों में भी ये बनाया जाता है। और भारत में मुख्यतः तो गन्ने का गुड़ ही प्रयोग होता है। बंगाल साइड में आप चले जाएंगे तो ये सीजन चल रहा है जाड़े में, वहां खजूर का गुड़ बनाते हैं, खजूर के पेड़ से रस निकाल करके और उससे फिर गुड़ बनाते हैं, इसको खजूर गुड़ बोलते हैं। और इस समय आपको गोरखपुर में भी कुछ जगहों पे खजूर गुड़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि बंगाली समुदाय इसका बहुत प्रेमी होता है। इस खजूर गुड़ से वो रसगुल्ले, संदेश, खीर सब कुछ बनाते हैं। इस खजूर गुड़ के ऊपर एक हिंदी में एक पिक्चर आई थी, और शायद मेरे उम्र के हम उम्र लोगों ने उस पिक्चर को देखा होगा, जिसके मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन थे और नूतन और पद्मा खन्ना इसकी हीरोइन थी। सौदागर पिक्चर थी ये, जिसमें अमिताभ बच्चन ताड़ के पेड़ पे चढ़ के, ये खजूर के पेड़ पे चढ़ के खजूर का रस लाते हैं और नूतन उससे गुड़ बनाती है। तो पूरी कहानी उस गुड़ पे ही निर्धारित थी। गुड़ की मंडी ये सब दिखाया गया उसमें। साउथ में चले जाएंगे, केरल, तमिलनाडु साइड में, गोवा के नीचे कर्नाटक साइड में, जहां कोकोनट, नारियल के पेड़ बहुतायत में है, तो वहां कोकोनट के नारियल के भी रस से गुड़ बनाया जाता है, जिसे हम कोकोनट पाम गुड़ बोलते हैं, या नारियल के रस का गुड़। और उसी तरह से कुछ जगहों पे ताड़ के पेड़ से, जिस ताड़ी को लोग पीते हैं
उसी दाढ़ी से, उसी नीर से उबाल करके, क्योंकि उसमें भी सुक्रोज होता है और उससे भी गुड़ बनाया जाता है, तो उसे हम ताड़ गुड़ बोलते हैं। उसी ताड़ के रस से मिश्री भी बनाते हैं, जिसे हम ताल मिश्री कहते हैं, जिसका आयुर्वेद में बहुत उपयोग करने की हिदायत दी गई है कि बहुत सुपाच्य होता है, इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। ताल गुड़, मार्केट में आप जाएंगे ताल गुड़ मांगेंगे तो आपको ताल मिश्री मिल जाएगा। ताड़ गुड़ तो शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ताल मिश्री आपको लगभग हर अच्छे दुकान पे मिल जाएगा। तो हम मुख्य रूप से गन्ने के गुड़ की बात करते हैं, क्योंकि बहुतायत में यही प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम जैगरी कहते हैं। गन्ने का गुड़ क्या है? गन्ने का गुड़ और चीनी दोनों का बेसिक जो सब्सटेंस है जिससे बनता है वो है गन्ने का रस। बस सिर्फ प्रोसेसिंग में फर्क है। गुड़ में प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा नहीं की जाती जितना कि चीनी बनाते समय की जाती है। और गुड़ में, चीनी में तो सुक्रोज लगभग 100%, लेकिन गुड़ में जो सुक्रोज होता है वो 70 से 80%। यानी अगर आप 100 ग्राम गुड़ लेंगे तो उसमें 70 से 80 ग्राम सुक्रोज मिलेगा, जबकि आप 100 ग्राम चीनी लेंगे तो 100 ग्राम सुक्रोज मिलेगा। ये अंतर है न्यूट्रिशनल वैल्यू में। प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं या जो कभी गांव देहात गए हैं या जिन्होंने कभी गुड़ बनते हुए देखा है, कि गन्ने का रस पेड़ के निकाला जाता है, उसके बाद उस रस को छानते हैं ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। एक स्टेप गंदगी की सफाई का वहां करते हैं। उसके बाद उसको बड़े बड़े कढ़ाई में उसको उबालते हैं। उबालने के बाद एक जब उबलने लगता है तो उसमें या तो वनस्पतिक स्रोत का, वेजिटेबल ओरिजिन का, या इनऑर्गेनिक पदार्थ डालते हैं उसको सफाई करने के लिए। तो जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम गन्ने की खेती में भी हमने किसी रसायन का उपयोग नहीं किया और गुड़ बनाते समय भी रसायन का उपयोग नहीं किया है, उसमें वेजिटेबल ओरिजिन के कुछ क्लैरिफेंट्स आते हैं, वो डाले जाते हैं। अदरवाइज फिर उसमें सुपर फॉस्फेट, लाइम, ये डाल करके उसकी सफाई की जाती है, इससे उसके अंदर जो धूल के कण इत्यादि हैं, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाता है झाग बन के, उसको छान के निकाल लेते हैं। और इस जूस को फिर और गाढ़ा करते जाते हैं 100 से 110 से 115 डिग्री तक उबाल करके। और जब एक निश्चित तापमान, गाढ़ेपन पे आ जाता है, तो फिर इसको या तो किसी, अगर कोई शेप देना है तो कंटेनर में चक्की बनानी है या उसके क्यूब्स बनाने हैं तो उनमें डाल करके छोड़ देते हैं, जिससे जम जाता है। अन्यथा फिर इसको ठंडा करके इसके आप हाथ से गोल गोल लड्डू जैसे आप गुड़ भी बना सकते हैं ठंडा करने के बाद। ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो मोलासेस होता है, यानी कि जो सुक्रोज के अलावा जो रस होता है, वो भी इसके अंदर उपस्थित रहता है। इसीलिए गुड़ का अपना एक रंग होता है, भूरा, हल्का लाल, एक उसका अपना एक रंग होता है। जबकि चीनी का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि उसमें से मोलासेस को निकाल दिया जाता है और वही मोलासेस कभी फेंक दिया जाता था जो बहुत बदबू करता था। अब उससे एथेनॉल बनाते हैं जिसका कई उपयोग है, उससे अल्कोहल बनाते हैं, उससे उसको डिस्टिलरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लेकिन वो मोलासेस गुड़ के अंदर उपस्थित रहता है। तो उसकी वजह से गुड़ की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज में और चीनी के न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी में अंतर होता है, ठीक वैसे ही जैसे शहद और चीनी में होता है। प्रति 100 ग्राम गुड़ में कैलोरी 383 यानी 3.8 कैलोरी पर ग्राम। लगभग चीनी में भी 4 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो अगर आप ऊर्जा देने की दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों की ऊर्जा देने की क्षमता लगभग एक जैसी। ठीक है। इसमें ग्लूकोज 65 से 85 ग्राम, जैसे मैंने आपका, बाकी जो इसके अंदर मोलासेस होते हैं और अन्य चीजें, कुछ फाइबर्स भी आ जाते हैं गन्ने के, अन्य चीजें भी रहती हैं। प्रोटीन 10.4 ग्राम, फैट 10.1 ग्राम, आयरन, इसमें आयरन होता है। इसीलिए कहा जाता है, स्कूलों में गुड़ चना बांटने की एक प्रथा थी कि जिससे कि जो बच्चे हैं उनको ग्रोइंग फेज में उनको ऊर्जा भी मिले, उनको आयरन भी मिले और चने से प्रोटीन मिले। गर्भवती महिलाओं को भी अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो गुड़ खाने की सलाह दी जाती है आयरन की वजह से। और यदि 100 ग्राम गुड़ रोज खाया जाए तो लगभग आयरन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की, उसका 60% उसकी पूर्ति 100 ग्राम गुड़ से हो जाती है।
लेकिन 100 ग्राम गुड़ कोई खाता नहीं है और न खाना चाहिए। मैग्नीशियम इसमें है 70 से 90 मिलीग्राम, जो कि लगभग हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट, उसका 20% हमको 100 ग्राम गुड़ से मिल जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा 100 ग्राम गुड़ ना कोई खाता और ना खाना चाहिए। लेकिन इसमें पोटेशियम भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीनी के में जो चीजें नहीं है सिवाय सुक्रोज है, इसमें हमको आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कुछ और अन्य विटामिन, लवण, ये सब हमको गुड़ से मिलते हैं जो चीनी से नहीं मिलते। ठीक उसी प्रकार से जैसे शहद से हमें बहुत से विटामिन और लवण मिल रहे थे तो चीनी से नहीं मिलते, लेकिन ऊर्जा देने के दृष्टिकोण से लगभग एक जैसे ही हैं दोनों। ये डेट पाम, जिसको हम खजूर गुड़ बोलते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि 100 ग्राम खजूर गुड़ से भी आपको लगभग 3.5 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। बाकी इसके अंदर भी मिनरल्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं एक चीज और, मैंने कहा कि मैं मिश्री को भी टच कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई मिश्री पे भी प्रश्न पूछ ले, क्योंकि मिश्री का भी बहुत उपयोग होता है। मिश्री के भी बहुत औषधीय गुण बताए जाते हैं, मिश्री को खाने की सलाह दी जाती है। मिश्री क्या होता है? मिश्री दो तरह की होती है, एक जो चीनी से बनाई जाती है, तो उसमें तो जो कमर्शियल मिश्री आप पूजा वूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे बाएं तरफ ये मिश्री आपको दिख रही है, ये शुद्ध रूप से चीनी है। चीनी का गाढ़ा घोल तैयार करते हैं, शीरा तैयार करते हैं, उस शीरे में फिर डोरियां डाल करके छोड़ देते हैं और उस डोरी के इर्द गिर्द ये चीनी के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने लगते हैं और मिश्री बन जाती है। इसे फिर निकाल करके सुखा देते हैं। अलग अलग साइज में आपको मिश्री मिलेगी। ये डोरी वाली मिश्री है, ये डोरी के चारों तरफ ये चीनी के कण लिपट गए हैं। ये ताल मिश्री है जो खजूर के रस से बनाया गया है। इसका रंग देखेंगे आप थोड़ा भूरा है, क्योंकि इसमें जैसे ताड़ का गुड़ में भी जो है जो उसके अपने मोलेसेस होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी बनता है। और ये ऑर्गेनिक मिश्री है जो कि गुड़ बनाते समय जो कुछ राब अलग कर लिया जाता है, वो गाढ़ा चाशनी जो तैयार होता है जिसे हम राब कहते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है और उस राब से फिर ये मिश्री बना ली जाती है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। इसमें भी सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज अलग अलग नहीं होता, क्योंकि ये चीनी से या रस से सीधे बनाया जा रहा है, मोलेसेस से बनाया जा रहा है। इसमें भी सुक्रोज होता है, लेकिन जो राब से बना रहे हैं या ताड़ के रस से बना रहे हैं, इसमें चीनी के अतिरिक्त जो चीनी की मिश्री है उससे अतिरिक्त इसमें आपको खनिज लवण मिलेंगे, जो कि चीनी से बने गए मिश्री में नहीं मिलेंगे। ऊर्जा देने के दृष्टिकोण से दोनों बराबर हैं। तो अब टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि यदि कोई मधुमेही नहीं है, स्वस्थ है, तो उसे कितना दृश्य, बहुत से अदृश्य शुगर हम अपने भोजन में लेते हैं, कितना दृश्य शुगर लेना चाहिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, वयस्क को 20 ग्राम दृश्य शुगर से अधिक शुगर या स्वीटनर नहीं लेना चाहिए। यानी 4 चम्मच लगभग 3.5 से 4 चम्मच लगभग चीनी आपको, 5 चम्मच चीनी से अधिक नहीं लेना चाहिए। और यदि बालक है, अवयस्क है, तो उसे 15 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम से अधिक चीनी नहीं लेनी चाहिए। अब एक 200 ml का आप कोका कोला का, पेप्सी का, किसी भी स्प्राइट का कैन पीते हैं, तो उसमें आपको 20 से 25 ग्राम चीनी आपको मिल जाती है। यानी अगर आपने एक छोटा 200 ml का भी कोई एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट चीनी की पूरी हो गई। यदि आपको मधुमेह नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं मधुमेह जिनको नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वही चीज यहां भी लागू होता है जिनको मधुमेह नहीं है। यदि वो गुड़, मिश्री, शहद का प्रयोग करना चाहते हैं, तो 15 से 20 ग्राम से अधिक उनको प्रयोग नहीं करना है। ये नहीं कि 20 ग्राम तो चीनी भी खा रहे हैं और 2 चम्मच शहद भी लेंगे, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसमें विटामिन है, इसमें पॉलन है। अगर आप इसको लेते हैं तो अपने चीनी को फिर हटा दीजिए। चीनी के रिप्लेसमेंट में लेना है, चीनी के अतिरिक्त नहीं लेना है। गुड़ ले रहे हैं तो चीनी के रिप्लेसमेंट में लेना है, चीनी के अतिरिक्त नहीं लेना, यदि आप मधुमेही नहीं है तो।
मैं बार बार इस बात पे बल दे रहा हूं कि यदि आप मधुमेही नहीं हैं तो। अब ये बात अलग है कि आपको चाय में गुड़ का स्वाद हो सकता नहीं पसंद आएगा, कॉफी में आप गुड़ नहीं पसंद करेंगे, कॉफी में आप शहद का टेस्ट नहीं पसंद करेंगे। तो ये भी निर्भर करता है कि आपको उसका स्वाद पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कॉफी तो आप चीनी के साथ पी रहे हैं, लेकिन ऊपर से गुड़ भी खा रहे हैं खाने के बाद कि इससे पाचन अच्छा रहेगा, इससे मिनरल मिल जाएगा, इससे विटामिन मिल जाएगा। तो आपने चीनी तो अपनी जगह रखी, 20 से 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम तक आप चीनी खा जाते हो, 25-50 ग्राम तो आप गुड़ भी खा जा रहे हो या शहद ले रहे हो 2 चम्मच सवेरे शाम। तो वो उचित नहीं है। तो टेक होम मैसेज ये है कि आपको अपने चीनी और गुड़ को अतिरिक्त नहीं करना है, चीनी को रिप्लेस करके ही उसकी जगह पे गुड़, शहद या मिश्री लेना है, यदि आप मधुमेही नहीं हैं तो। अब आ जाइए, यदि कोई मधुमेही है तो, मधुमेही है तो यदि उसका रक्त शर्करा नियंत्रण में नहीं है, उसका खाली पेट का शुगर 120 से नीचे नहीं रहता, उसका खाने के बाद का शुगर 160-70 से नीचे नहीं रहता, उसका HbA1c 7 के नीचे नहीं रहता, तो उसे न चीनी, न गुड़, न मिश्री, न शहद, चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब तक जब तक कि वो अपने शुगर को उचित कंट्रोल में न ले आए, उसका उचित नियमन न कर ले। एक बार तो उसका HbA1c 6.5 के आसपास आ जाए, 6.5 से 7 के बीच में आ जाए, तो यदा कदा वो इनमें से किसी भी पदार्थ का होशियारी पूर्वक, विवेक पूर्वक, सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसको अपने शुगर के लेवल के ऊपर रखनी पड़ेगी। अब शुगर तो रहे 350, 400, 250, 350, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम शहद भी खाएंगे, गुड़ भी खा लेंगे, मिश्री भी खा लेंगे। तो ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपकी गाड़ी झटके देके चलती है, स्पार्क प्लग खराब है या कार्बोरेटर खराब है, तेल की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन आप इंजन ऑयल खूब बढ़िया डलवाएं, टूटी खूब अच्छा डलवाएं और कहें कि अब मेरा इंजन अच्छे से चल रहा है, तो नहीं चलेगा। स्पार्क प्लग खराब है तो स्पार्क प्लग बदलने से ही गाड़ी अच्छे से चलेगी। स्पार्क प्लग खराब रहे, इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा, लेकिन आप उसमें शहद, गुड़, मिश्री, ये इम्यून बूस्टर च्यवनप्राश डाल रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से है कि स्पार्क प्लग खराब है गाड़ी में, लेकिन आप उसमें अच्छा इंजन ऑयल, अच्छा टूटी, लेकिन गाड़ी फिर भी झटके देके चलेगी ही। और अचानक एक दिन या कार्बोरेटर खराब है, आप उसको नहीं ठीक कर रहे, खाली इंजन ऑयल बदल रहे हैं, तो गाड़ी झटके देके चलेगी और एक दिन अचानक बंद हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप मधुमेही हैं तो पहले अपने मधुमेह का उचित नियमन आप करें, बार बार जांच करके देखें कि आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, और जब आपका शुगर अच्छे कंट्रोल पे आ जाए तो कभी कभार आप इनका सेवन बखूबी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बिना उचित नियंत्रण के इनका सिर्फ इम्यून बूस्टिंग के लिए करना हानिकारक है। तो इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, और अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, पहले तो मैं देखूं हमारे विधायक जी जुड़े कि नहीं। अगर विधायक जी जुड़े हो तो फिर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो अपने कमेंट को रखें। विधायक जी नहीं जुड़े हैं, चलिए हमारे पिछले बार की न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर छवि कोहली जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं सबसे पहले इन्हीं से इनके कमेंट्स चाहूंगा कि ये अनम्यूट करके दें। डॉक्टर सुधीर रंजन जी हमारे रांची से जुड़े हुए हैं, न्यूरो फिजिशियन, गुड मॉर्निंग। छवि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। नहीं, छवि जी से मैं पूछ रहा हूँ। छवि जी। हाँ जी सर। हाँ, आप अपनी बात रखें, आप अपने टिप्पणी दें इसके ऊपर, अपने कमेंट। सर पहली बात तो जो आपका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अच्छा था, और उसने सारे बेसिक पॉइंट्स जो थे वो बहुत ही क्लियर तरीके से प्रेजेंट हुए हैं, और जो आपने जो सजेस्ट किया है मैं भी उसी चीज पे बिलीव करती हूँ कि लोग एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत ज्यादा जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि अगर डायबिटीज है या
कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पैरामीटर्स नहीं कंट्रोल होंगे तो बॉडी वैसे ही कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगी, वो इन्फेक्शन से फाइट करने की जगह इन्फेक्शन की तरफ ही जाएगी। सो इसीलिए चीजों को हम मनाही किसी चीज की नहीं होती है, पर उसका सही बैलेंस रखना हमें सीखना होता है कि कब कौन सी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली लेनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंसिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो किसी को कोई चीज कोई हफ्ते में एक बार ले सकता है, तो किसी के लिए वो 15 दिन में एक बार सूटेबल होगी। तो इसलिए अपने शरीर के हिसाब से जो हमारा शरीर कहना चाहता है हमसे, हमें वो समझना पहले जरूरी है और उस हिसाब से बदलाव हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी। अब मेरे साथ कैलाश चंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप वैद्य हैं, आपके पिताजी भी वैद्य थे, तो मैं इनसे इनकी टिप्पणी चाहूंगा। कैलाश जी से। कैलाश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप अनम्यूट करके अपने आप को अपनी बात रखें। कैलाश शर्मा जी, लगता है हमको आवाज नहीं मिल रही है। जुड़े तो हैं वो। सुधीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुधीर रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था, खासकर शहद के बारे में काफी डिटेल बताया गया आपके द्वारा। मैंने कहा कि शहद के अतिरिक्त जो है मधुमक्खियों के बारे में भी कुछ आज आप लोगों को रोचक जानकारी दी। बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लगा। पुरानी बातें थी लेकिन सब ताजा हो गई। और ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि शहद में शुगर नहीं बढ़ता, शहद हम खा सकते हैं, जबकि वो उसका कैलोरी वैल्यू या न्यूट्रिशनल वैल्यू शुगर से ज्यादा है। तो ये भ्रांतियां थी लोगों के बीच, अभी भी है। तो ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन था जो हम लोग बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई और कुछ अन्य अपने कोई टिप्पणी देना चाहेगा, कुछ बात रखना चाहेगा, कुछ जोड़ना चाहेगा या कुछ प्रश्न पूछना हो? विनय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कैलाश जी, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। तो आपसे मैंने पूछा कि आप कुछ कहेंगे वैद्य के रूप में। और सर, आपने चीजों को बहुत अच्छी तरह से तो बताया ही है, और जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शुगर या हायर ग्लूकोज कंटेंट उनके लिए किस तरह से नुकसान कर सकता है। तो दैट वे इट्स रियली बेनिफिशियल। और सर, एक जनरल लोगों के मन में जो एक पर्सपेक्टिव चलता है कि दीज आर रियली ग्रेट फूड एंड सुपर फूड, एक्चुअली फॉर डायबिटिक्स इट इज नॉट। ओके, कोई और कुछ अपनी कोई बात रखना चाहे, प्रश्न पूछना चाहे? कैप्टन गुप्ता साहब, आप कुछ अगर बात रखना चाहें? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग सर। आप बताएं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हो अगर आप। सर पवन द्विवेदी बोल रहा हूँ मैं। हाँ पवन जी, बताइए। सर ये पूछ रहा था, ये जो ब्राउन शुगर आता है वो अपने वो नॉर्मल चीनी से बेटर होता है कि ब्राउन शुगर कैसा होता है? इसको कि हम खांड बोलते हैं। तो खांड तो हाँ, एक तो बुरा आता है। पूरे को ही अगर आप क्रिस्टलाइज कर दीजिए तो ब्राउन शुगर हो जाता है ना? वो तो नॉर्मल जो शुगर आता है उससे बेटर होता है ना? ये तो उससे बेटर इन द सेंस कि इसमें जैसे गुड़ में जो सारे पोषक तत्व रहते हैं, आयरन वगैरह, वो इसमें भी रहते हैं। पता नहीं इंडस्ट्री वाले नॉर्मल शुगर में ब्राउन कलर लगा के न बेच देते हो, कौन जाने। कुछ भी हो सकता है। ब्राउन ब्रेड जो आता है कई बार तो उसमें कलरिंग एजेंट डालते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, कोई और कुछ? विनय जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, गुड़ की कैलोरी कैसे डिसाइड करेंगे? अरे आपको बता चुका, पूरा रामायण पढ़ा दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि सीधा कौन? बताइए। नहीं, उसको जैसे चीनी का तो चम्मच से हो जाता है। हाँ, तौल लीजिए, 5 ग्राम गुड़ 5 ग्राम चीनी।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और कैसे करेंगे? या उसको पीस करके चीनी में चम्मच में उठाइए। दोनों एक ही है। नहीं ठीक सर, अच्छी जानकारी दिए, आप सब लोग लाभ उठाएंगे इसका। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आलोक। हाँ मॉर्निंग। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और सभी के समझने लायक अनडाउटली। और ये आपने बहुत अच्छा जो एक इसमें मतलब काफी एम्पलीफाई किया कि मिथ है, जैसा कि एक ने शायद पहले क्वेश्चन भी किया था 2 या 3 प्रेजेंटेशन पहले। जी कुछ तो नहीं खाए हैं, आपके यहाँ कोई पेशेंट आए थे कि कुछ तो हम लोगों ने नहीं खाया है, बस 2 ग्लास जो है जूस पी लिया गन्ने का, तो समोसा खा लिया। हाँ, और मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है। तो उस संदर्भ में काफी रोचक और काफी ज्ञानवर्धक है अनडाउटली। स्पेशली जो मिथ है, जो कि समझ नहीं पाते हैं कि जो विजिबल और इनविजिबल जो है शुगर कंटेंट है, इसका जो आपने बोला बहुत ही अच्छा रहा। इसके बारे में थोड़ा सा बस मेरा ये एड ऑन रहेगा कि जैसे कुछ फ्रूट्स भी हैं जो कि काफी शुगर कंटेंट वाले होते हैं, जैसे कि अंगूर हो गए या मैंगो वगैरह हो गए, और कुछ फ्रूट्स हैं स्पेशली साइट्रिक एंड ऑल जिसमें कि जो है शुगर कंटेंट बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें जो भी मतलब इनविजिबल की अगर बात करें तो जो अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली डायबिटिक पर्सन्स जो कि शुगर कंटेंट वाले हैं, अंगूर हो गए या मैंगो हो गए वो कम लें, और साइट्रिक वाले जो है फ्रूट जो है ज्यादा ले सकते हैं। छवि जी बेहतर इसके बारे में आपको और अधिक प्रकाश डाल पाएंगी, क्योंकि हम लोग जब फ्रूट से रिकमेंड करते हैं तो हर फल को एक जैसा रिकमेंड नहीं करते। जैसे कहते हैं कि एक लगभग 70 ग्राम के आसपास का केला ले लो, लगभग 70 ग्राम आप आम ले लो, अंगूर अगर है तो 15 से 20 दाने से ऊपर मत लो, है ना। तो सबकी एक निर्धारित सीमा हम देते हैं कि इसके अंदर आप लो। खरबूजा है 200 ग्राम तक ले लो, तरबूजा में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप 200 ग्राम तक ले लो। छवि जी कुछ आप और इसमें प्रकाश डालेंगे फलों के चॉइस करने में, टेकिंग द शुगर कंटेंट इन इट? देखिए फलों में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हर एक फ्रूट में थोड़ा सा वेरी करता है। हम फल की एक हिस्सा या एक पोर्शन वो कहते हैं जिससे अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसमें बेसिक रूल यही है, अगर हम लेमैन शब्द में सोचे कि जितना मीठा फल उतनी कम मात्रा। तो जो फल थोड़े नॉर्मल मीठे हैं जैसे कि सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद, उनका 120 से 150 ग्राम का जो पोर्शन होता है वो एक पोर्शन होता है, जैसे एक फल खा लिया एक हिस्सा। कटा हुआ फल होता है तो जैसे तरबूज है तो वो एक चौथाई कटोरी ले सकते हैं, पपीता 1 कटोरी। अप्रोक्सीमेटली 1 कटोरी अगर कटा हुआ फल ले लेते हैं तो वो एक हिस्सा है। और जो बहुत ज्यादा मीठे फल हैं उनकी मात्रा को और कम करना होता है, जैसे 70 ग्राम के हिसाब से। जैसे सर आपने कहा, अगर केला ले रहे हैं तो एक बार में अगर आधा केला खा लिया मतलब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, हमने एक फल जितना पोर्शन खा लिया। अंगूर हैं तो 15 अंगूर अप्रोक्सीमेटली खा लिए तो मतलब एक फल जितना हिस्सा खा लिया। आम है तो एक स्लाइस आम का खा लिया तो एक फल हो गया। चीकू है तो एक छोटा चीकू एक पूरे फल के बराबर होता है। तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आप किसी फल को बहुत अधिक खाइए या किसी फल को बहुत कम, मतलब बिल्कुल मत खाइए। हर एक फल की एक मात्रा है, उसको लिमिटेड मात्रा में निश्चित रूप से बांट कर खाइए। अगर आपको मान लो 2 कटोरी फल खाने का मन कर रहा है तो उसको एक बार में मत खाइए। आपने एक बार स्नैक के टाइम। छवि जी 1 कटोरी का मतलब कितना, मतलब 120 से 150 ग्राम। हाँ, मतलब यहाँ आप कटोरी बोलेंगे, घर जाके वो कटोरा में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, 120 से 150 ग्राम जिसमें दाल खाते हैं वो कटोरी। हाँ, मैंने मरीजों से ही कहता हूँ कि एक फल का मतलब ये नहीं कि एक अंगूर बराबर, एक सेब बराबर, एक तरबूज बराबर, एक। हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि सेब खा रहे हैं तो एक सेब खाया, बट जब पपीता, वाटरमेलन या दूसरे फल खाते हैं तो वो क्वार्टर प्लेट या प्लेट में कट के आ जाता है। तो वो प्लेट से उसका हिसाब किताब सब बिगड़ जाता है। तो वो 150 ग्राम अगर हम स्टैंडर्ड बना लें एक अप्रोक्सीमेटली, तो वो उतना सब जगह चल जाता है, अगर कुछ ना याद रहे डिफरेंस तो। मनाही किसी चीज की नहीं है, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, विवेक पूर्वक हर चीज को खाना है। आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कितना खाएं
ये आपका विवेक और आपका ज्ञान आपको बताएगा। कहीं कंफ्यूजन हो तो हम लोग तो हर 15 दिन पे लगभग मिल ही रहे हैं। अपने प्रश्न रखें, पूछें। अगला जो हमारा सत्र होगा, इंसुलिन को इजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज में से एक इंसुलिन की खोज रही है। मधुमेह के बारे में जानकारी तो आयुर्वेद के काल से, उसके पहले से भी मेसोपोटामिया वगैरह में थी लोगों को कि ये एक बीमारी है जिसमें कि मूत्र मीठा हो जाता है और शरीर गलने लगता है, इन्फेक्शन होने लगते हैं, संक्रमण हो जाता है और आयु कम हो जाती है। लेकिन क्यों होता है, वो कौन सा तत्व है जिसकी शरीर में कमी हो जाती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। जानकारी हुई, उसके बाद उस पर शोध हुआ और 1921 में बेंटिंग, बेस्ट, मैक्लियट, जे.जे.आर. पॉलिप, 4 लोगों ने मिल करके उसको खोजा, उसको अलग किया, उसका फिर रोगी पे उपयोग करके देखा कि हाँ इसका प्रभाव क्या मिल रहा है, और 1922 से यह इंसुलिन अंदर जा रहे हैं का भी इस्तेमाल में मानव जगत ने करना शुरू किया। इससे टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे उनको एक नया जीवन मिला, क्योंकि 2 साल 4 साल से अधिक, 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहते थे, मर जाते थे। लेक्चर चला था वरदान साबित। और टाइप 2 के भी मधुमेह रोगी जो आगे चल करके खाने की दवाओं पे कंट्रोल नहीं रहते थे, उनके लिए भी ये वरदान साबित हुआ। कितना मेहनत लगा इस इजाद के पीछे, इस खोज के पीछे क्या कहानी रही है, इन सब चीजों के बारे में हम इंसुलिन के प्रॉपर्टीज नहीं, इंसुलिन का यूज नहीं, हम इसकी खोज के पीछे का जो इतिहास है, जो रोचक तथ्य है, उसके बारे में अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे, जिससे आप ये जान सके कि एक वो औषधि जिसको ढूंढने में चलते हैं कई साल लग गए, उसे जब हमारा चिकित्सक हमसे कहता है कि ले लो, तो हम एक झटके में उसको किनारे कर देते हैं, नहीं लेना, ये बहुत खराब चीज है, ये तो आदत डाल देगी, ये नुकसान कर देगी, ये गुर्दा खराब कर देगी, एक बार आदी हो गया तो फिर तो जीवन भर हो जाएगा। हम उस खोज को कैसे एक झटके में किनारे कर देते हैं, जब आप इस खोज की कहानी को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वैज्ञानिकों ने ऐसे कई साल लग करके अमृत मंथन करके ये अमृत निकाल के हमें दिया। मैं तो अमृत कहता हूँ, ये अमृत है मनुष्यों के जीवन के लिए। तो अगले तीसरे रविवार को हम सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे इंसुलिन के इतिहास की। इसके साथ ही मैं बात समाप्त करता हूँ। राधिका जी आप हैं? डॉक्टर साहब, हाँ, आज भी इनॉग्रेशन करने नहीं गई हो ना कहीं? नहीं भाई, आप भूल जा रहे हैं, सारिका है। अरे पिछली बार ये इनॉग्रेशन कर रही थी एक दुकान का, आप कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। ये अमृता श्रीवास्तव के नाम से जुड़ी है। हाँ बताओ भाई। जी मैं अमृता श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर। अच्छा, आप अमृता जी बोल रही, मुझे लगा कि अच्छा बताइए सारिका बोलो। नहीं सारिका नहीं, अमृता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सर रैंडम आया था 205। हाँ। फिर मैंने दिखाया था तो इंसुलिन का इंजेक्शन शुरू किया, फिर खाने के बाद मेरा और बढ़ गया। तो क्या मतलब बढ़ता भी है क्या फिर, और आगे क्या? अगर आपके इंसुलिन का खुराक आपके शरीर के हिसाब से अभी एडजस्ट नहीं हो पाया है, जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपके शरीर को, अगर उतना इंसुलिन अभी तक नहीं दिया जा रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया है, तो बढ़ भी सकता है। उसके लिए आपको अपने चिकित्सक से मिलना पड़ेगा, वो आपके इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करेंगे। ये नहीं कि एक बार जो उन्होंने खुराक लिख दिया वो अंतिम खुराक है। आपके शरीर का कैसा रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से वो बार बार आपके इंसुलिन के डोज को नियमित करेंगे, जब तक कि आपका शुगर मानक के अंदर ना आ जाए। इसलिए अपने शुगर का आप लगातार चार्टिंग करें और अपने चिकित्सक से मिलें। सर आपको ही मैंने दिखाया है, अभी फ्राइडे को मैंने दिखाया है आपको। तो फिर क्लिनिक पे आके मिलिए, वहीं डिटेल में बात होगी आपसे, है ना। डोज को रेगुलेट करने के लिए क्लिनिक पे आना पड़ेगा, वही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। अभी जैसे एक ही दिन हुआ है, तो जैसे आपने 10 दिन पे बुलाया है, तो मैं अभी एक दिन में भी कुछ नहीं, अभी कम से कम 5 दिन के बाद आप बात कीजिएगा। इंसुलिन का असर आने में कम से कम 5 दिन लगेगा उसको स्टेबलाइज होने में। ओके सर, थैंक यू। हाँ सारिका कहाँ है? सारिका जी
सारिका आजो लगाता आज तो नहीं जुड़ी है सारिका। अरे वो VIP हो गई है, जो दुकानों का उद्घाटन करती फिर रही है वो इस समय। अच्छा अरे तो ब्रांड एम्बेसडर हो गई है। चलिए, तो विनय जी आप कार्यक्रम का आप समापन करें। समापन चलिए, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने, जैसे कहा जाता है ना प्रोफेसर वाला, तो आपके अंदर क्वालिटी है। इतनी अच्छी जानकारी देते हुए सब लोगों का शंका समाधान भी किया। गुड़ और शहद और चीनी, इसका जो है एक, चाहे भ्रम कहिए चाहे जो हुई है, उसमें निराकरण हुआ है। कितना हद तक हम लोग लाभ उठाते हैं हम लोग पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जानकारी रही और रोचक जानकारी, सबसे चीजें रोचक जानकारी। हम तो ये देखे, ये बच्चों को, बहुत बच्चे पढ़ते हैं उनकी जानकारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये हम तो बच्चे ही सीख रहे हैं। बड़ा अच्छा रहा, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा, तो फिर नमस्कार, मिलते हैं हम लोग फिर तीसरे रविवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।